हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि गेट का एग्ज़ाम हो चुका है। और चूंकि और भी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जिनका एग्ज़ाम होता है और जहाँ पे एमटेक होता है, प्लेसमेंट भी ठीक ठाक अच्छा होता है। तो आपके बीच में आपके दो सीनियर हैं यहाँ पर, एक महिमा और एक विराज पटेल, जो कि अहमदाबाद के ही रहने वाले हैं, मतलब गुजरात के ही रहने वाले हैं। महिमा जो है भिलाई की रहने वाली हैं। और आपको गाइडेंस के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। और आप भी अपने क्वेश्चंस बना के रखिएगा। कॉलेज का नाम तो आपको पता ही है, धीरू भाई अंबानी गांधीनगर में है और बहुत अच्छा कॉलेज है। इसको भी लोग बहुत प्रेफर करते हैं एमटेक करने के लिए। पहले भी आई गेट से बहुत सारे बच्चों ने वहाँ से एमटेक किया और अच्छे प्लेसमेंट भी मिले। ठीक है, तो ऑप्शन सारे देखने चाहिए। जाना ना जाना वो बात की बात है, लेकिन ऑप्शन मालूम तो रहना चाहिए कि अच्छा ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास पास में। तो विराज और महिमा, आप लोगों को वेलकम है आई गेट फैमिली में। ये Thank आज you so much, sir. First of all, I would like to thank you so much for providing me this opportunity. ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका धीरू भाई अंबानी का एग्जाम होता है, हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला तो यही रहता है कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। क्या हम गेट के थ्रू भी जा सकते हैं? क्या हम विदाउट गेट भी जा सकते हैं यहाँ पर? ओके सर, तो यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस दो तरीके से होता है। एक आपका गेट के स्कोर पे बेस्ड है, और दूसरा ये इंस्टीट्यूट DIICT अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है। तो अगर आपका गेट थोड़ा बिगड़ गया हो और गेट स्कोर थोड़ा नीचे आ रहा हो, तो आप इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो DIICT का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो इन द मंथ ऑफ जून होता है। तो वो उसके जो भी आपका इंफॉर्मेशन आएगा वो इस पर्टिकुलर कॉलेज के वेबसाइट पे आएगा। तो वहां से आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि गेट के थ्रू आना तो क्या स्कोर होना चाहिए? सर, मेरा 430 था स्कोर और दिस ईयर। तो वही कुछ 500 के आसपास भी, अगर आपका मतलब स्टूडेंट्स जो इस कॉलेज में आए हैं इस साल एडमिशन लेके 2024 में, वो 500 एंड अबव इस तक भी आए हैं। ओके ओके, तो आप लोग का एडमिशन गेट के थ्रू हुआ था कि नॉन गेट के थ्रू हुआ सर, था? गेट के थ्रू हुआ। गेट के गेट थ्रू। के थ्रू में ऐसा है कि 400 टू 550 के रेंज में अगर आपका गेट स्कोर है, तो फिर एडमिशन आपको इजिली मिल जाता है। ओके ओके ओके, तो ये तो एक प्रोसेस हो गया कि आप एग्जाम के थ्रू भी आ सकते हो, प्लस आप क्या बोलते हैं, गेट के थ्रू भी आ सकते हैं। तो दूसरा ये है कि मान लीजिए किसी का स्कोर उतना अच्छा नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई है, तो दूसरा ऑप्शन उसको मिलता है कि एग्जाम के थ्रू आए वो। जी और जैसे सर। आपने बताया कि जून में इसका एग्जाम होता है, तो क्या आप इसका सिलेबस डिस्कस कर सकते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है? ओके सर, तो सिलेबस जैसा जो भी आप गेट के लिए कवर करें, जो भी सब्जेक्ट्स, वही सारा सिलेबस है। एडिशनली हार्डली कुछ है, शायद नहीं है। और जो लेवल ऑफ एग्जाम है वो गेट के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है। लाइक उतनी डिफिकल्टी लेवल नहीं है। जो 1 मार्क्स के गेट का क्वेश्चंस आते हैं उससे भी आपका लेवल कम ही रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी आई गेस शायद नहीं है। तो आपको इसके लिए कुछ एडिशनली प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप अभी तक गेट के लिए पढ़े हैं, एक बार जो सर के जितने भी नोट्स हैं वो गो थ्रू कर लीजिए, जो बेसिक चीजें हैं वही। और PYQs अगर आपने लगाए हैं तो आई गेस बहुत डिफिकल्टी नहीं होगी इसका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। इसमें कुछ विराज क्या आप बता सकते हैं? इसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि मैथ्स वगैरह कुछ ज़्यादा पढ़ना है, एप्टीट्यूड कुछ ज़्यादा पढ़ना है? ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं गेट के जो इसमें नहीं पढ़ने हैं अपने को? नहीं सर, ऐसा कुछ है नहीं पर्टिकुलरली। आप गेट का जो सिलेबस है, जैसे महिमा ने बताया, आप जो आपने गेट अच्छे से पढ़ा होगा, जो आपने नोट्स बनाएंगे, आप उसे रेफर कर सकते हो। अच्छा, उसको आप, हाँ, एग्जाम के लिए चला सकते तो सिलेबस मतलब हम ये मान के चलें कि सेम एज गेट ही रहता है। गेट का आपने हो। हाँ तैयारी किया हुआ तो ज़्यादा एफर्ट आपको लगाने की जरूरत। तो वैसे भी देखा जाए, जितने भी एग्जाम्स है सारे बच्चे गेट ही पढ़ के जाते हैं। जैसे बिट्स का भी एग्जाम है, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते लोग, और हाँ। उसको भी गेट का एग्जाम पढ़ के निकाल लेते हैं। ट्रिपल आई हाँ। दिल्ली का एग्जाम है, उसको भी गेट पढ़ के ही लोग निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ता है। यदि आपका गेट प्रिपेयर हो तो मैक्सिमम एग्जाम आपके निकल जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो पेपर है उसका पैटर्न बता सकते हैं क्या? कितने क्वेश्चन आते होंगे मैथ्स या टेक्निकल में, और उसके कट ऑफ वगैरह क्या होते होंगे? सर, उसका आइडिया तो मुझे इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि हमने वो एग्जाम नहीं दिया है, हमारा गेट के बेसिस पर ही हुआ है। बट हम्म, जो लोग भी दिए हैं वो इतना एप्टीट्यूड भी बेसिक, और इसका जो भी है सब बेसिक ही रहता है, ओके जहां तक और आइडिया। सारे मतलब फंडामेंटल कोर्सेज जो भी गेट के, वो कवर हो जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। ओके, लेकिन आप लोगों ने सिलेबस तो देखा रहा होगा ना, कि जब आपका लगा कि यार मेरा स्कोर थोड़ा सा लो है, तो आपने सिलेबस नहीं निकाला था उस टाइम? देखा था? मैंने नहीं देखा था। नहीं सर, उसमें मतलब वेबसाइट पे वो लोग डिस्प्ले करते हैं जब एग्जाम होता है। ओके आप अप्लाई करते हैं तब एडमिशन
के टाइम होता है। वेबसाइट पे जाके उस पे। हाँ, वेबसाइट पे सिलेबस और सब कुछ अवेलेबल है। ओके, वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है बच्चों। आप लोग वेबसाइट पे जाइए और सिलेबस देखिए आप, और उसमें आपको पैटर्न भी मालूम हो जाएगा कि उसका पैटर्न क्या है, क्या सब्जेक्ट है, और किस फॉर्म में एग्जाम होता है। तो कितनी सीट होगी यहाँ पर एडमिशन के लिए एमटेक के लिए, और कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं यहाँ पर? सर यहाँ पे बेसिकली ऐसा है कि एमटेक के लिए यहाँ पे 4 ब्रांचेस हैं। सबसे एक पहला सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आता है, जिसमें इस साल हमारे पास 28 सीट्स थी। और फिर नेक्स्ट है मशीन लर्निंग स्पेशलाइज्ड में, एमटेक स्पेशलाइज्ड होता है। पहला सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जिसमें 28 सीट्स हैं। दूसरा मशीन लर्निंग जिसमें 33 सीट्स हैं। तीसरा है क्या है, वायरलेस 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 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, उसमें फिलहाल इस साल 4 लोगों ने एडमिशन लिया है। और एक है वीएलएसआई जिसमें 12 सीट्स हैं। तो इन सब में तो मैक्सिमम किस ब्रांच को लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पर? मैक्सिमम एमएल, मशीन एमएल लर्निंग के मशीन टूल्स लर्निंग होते को हैं। ही करते हैं। हम दोनों सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं। ओके ओके, मशीन लर्निंग और सॉफ्टवेयर सिस्टम, ये दो। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स ये दो को ज्यादा प्रेफरेंस करते ओके ओके ओके। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि क्या हमें इस कॉलेज को कंसिडर करना चाहिए, कि या हमें ड्रॉप ले लेना चाहिए? हैं। हाँ सर, तो वो एक सबसे बड़ा है एक क्वेश्चन। क्योंकि बेसिकली मैं वो बताना चाहूंगी कि डीआईआईसीटी अब मतलब दूसरे इंस्टीट्यूट से अगर हम कंपेयर करें, तो उससे डीआईआईसीटी कैसे अलग स्टैंड करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे डीआईआईसीटी का नाम आता है, तो उसके लिए एक वो हिडन एक चीज ये है कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तभी आप इस कॉलेज को कंसिडर करिए। क्योंकि यहाँ पे हम जैसे एमटेक में आए, तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो ज्यादा कुछ लोड नहीं रहता। लाइक जो भी आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं, लैब्स हैं, और जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वैसा ही है। बट जैसे ही आप सेकेंड सेमेस्टर में आते हैं, तो फिर हमारा हो जाता है कि यहाँ पे जो भी फैकल्टीज है सबका कोई ना कोई रिसर्च वर्क चल ही रहा है। तो हमें कुछ जो भी आपका पसंदीदा फील्ड है, आप उस फील्ड को जो भी फैकल्टी का काम उस फील्ड में चल रहा है, आप उनको अप्रोच करिए। एंड देन सेकेंड सेमेस्टर से सिनेरियो ये हो जाता है कि आपका माइनर प्रोजेक्ट आता है सेकेंड सेमेस्टर में। फिर आपका समर प्रोजेक्ट आता है और मेजर प्रोजेक्ट आता है, और ये तीनों चीजें रिसर्च बेस्ड है। तो आपका पूरा एक साल जो है वो आपका रिसर्च रिसर्च आपको करना ही पड़ेगा। तो ये एक चीज है जो आपको दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग स्टैंड करवा देता है डीआईआईसीटी को। और वो एक तरीके से ओवरहेड है आपके लिए। क्योंकि जो आप प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं वो तो आप अपने तरीके से करेंगे, पर ये एक चीज है जो हमारे करिकुलम में ही इंक्लूडेड है। जैसे हमारे जो भी क्रेडिट कोर्सेज होते हैं, तो जैसे तीन अभी हमारा रिसेंट सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है, तो हमें 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कोर्स के हैं, सेमेस्टर सब्जेक्ट। उसके कुछ क्रेडिट्स हैं, और एडिशनली ये माइनर प्रोजेक्ट का भी हमारा क्रेडिट जुड़ जाता है उसमें। तो अगर माइंडसेट वो आप बना के आइए डीआईआईसीटी में कि अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आपको एक साल पूरा रिसर्च में ओवरहेड एज देना ही पड़ेगा, और वो मैंडेटरी ही है करना। आपको रिसर्च वर्क जो आप बता रहे हैं ये भी रहेगा, प्लस अपना प्लेसमेंट की भी तैयारी करनी पड़ेगी। यस सर, यस। वो प्लेसमेंट की तैयारी आप अपने तरीके से करेंगे। और ये रिसर्च जो है वो आप किसी फैकल्टी के अंडर कर रहे होंगे, जो भी उनका काम चल रहा होता है वही वो आपको बताते हैं, और आप उसी बेसिस पे काम करते हैं। तो आप दोनों बता सकते हैं कि इसको कैसे आप लोग मैनेज करते हो, क्योंकि बच्चे तो डर गए सब सुन के। हाँ सर, वो हमारा भी अभी स्टार्टिंग ही है, तो हमें भी वही थोड़ी स्टार्टिंग में डिफिकल्टी आ ही रही है। तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लो। यस सर। जैसे कि दिवाली के हमारा फर्स्ट सेम जैसे कि खत्म हुआ, और हमारी जो भी ब्रेक हुई, सेमेस्टर ब्रेक, उसमें हमें फैकल्टीज को अप्रोच करना पड़ता है। जो फैकल्टीज जो भी रिसर्च इंटरेस्ट होता है उनका, उनके अंदर चार या मतलब 3 या 4 स्टूडेंट्स ऐसे लेते हैं। और हमें मतलब जैसे अप्रोच करना है, सर इंटरव्यू लेंगे और हमें ऐसे सिलेक्ट करेंगे। इसके इस बेसिस पे हमें मतलब जो भी हमारा रिसर्च इंटरेस्ट होगा उस पे हमें करना पड़ेगा। और यहाँ पे बेसिकली काफी सारे फैकल्टीज है जिनका काम मशीन लर्निंग पे हो रहा है, हाँ। जो भी वो रिसर्च कर रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ आपका इम्प्लीमेंटेशन मशीन लर्निंग का आ ही रहा है। तो वो एक तरीके से अच्छा है कि आपको सीखने भी बहुत कुछ मिल जाता है, एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ऐसे। कोडिंग के लिए कैसे टाइम निकालते हो फिर आप लोग? वो चीज निकालनी पड़ती है। हाँ। ये है जो व्रज का काफी अच्छा है, ये टाइम अच्छे से निकाल लेता है कोडिंग के लिए, तो वो ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। कोडिंग के लिए मतलब आपको फर्स्ट सेम में ज्यादा टाइम मिलेगा कोडिंग के लिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं। क्योंकि सेकेंड सेम में तो आपके कोर्स प्रोजेक्ट्स होंगे, सारे कोर्स में प्रोजेक्ट होता है यहाँ पे, और माइनर प्रोजेक्ट भी होता है, फिर टीएसिप भी होती है। और हमें कोडिंग का मतलब ये सबको मिला के फिर हमारे कोडिंग को भी टाइम निकालना पड़ता है। सेकेंड सेम में हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा। मतलब आपको फुल टाइम बिजी रहना है। हाँ, हाँ। बिजी रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो आपके बीटेक से और यहाँ की लाइफ में कितना डिफरेंस है?
दोनों? बहुत डिफरेंस है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आने के बाद चीज ये है कि आपका यहाँ का हर एक प्रोजेक्ट, मतलब हर एक सब्जेक्ट जो है, सबसे रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट आएगा ही आएगा। वो चीज है यहाँ पे। हमारी लैब्स जो होती है, मतलब मैं पर्सनली, जो मैं शंकरा से पास आउट हूँ, तो फिर वहां पे हमारा ऐसा था कि सीएसवीटीयू के अंदर शंकरा में अगर कोई स्टूडेंट हो तो वहां पे हमारा कुछ लैब्स वगैरह इतने सीरियसली कंडक्ट नहीं होते थे व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी। बट यहाँ पे हमारे लैब्स जो होते हैं वो प्रॉपरली कंडक्ट होते हैं। तो आप चीजों को देख पाते हो कि चीजें इंप्लीमेंट कैसे हो रही है, अपार्ट फ्रॉम लर्निंग इट इन अ थियोरिटिकल वे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हमने जो भी गेट में पढ़ा, फॉक एंड ऑल सिस्टम्स कॉल के बारे में, वो सब हमने सिर्फ थियोरिटिकली पढ़ा। अभी हमारा एक सब्जेक्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, जिसमें हमारा वो प्रैक्टिकल पे है, तो हम वो पूरा देख पाते हैं कि फॉग कैसे वो हो रहा है, काम कर रहा है, सिस्टम कॉल कैसे है, कैसे चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होता है, फिर वो कैसे पेरेंट पे आता है। तो हर चीज का आपको विजुअलाइजेशन मिलेगा। वो चीज है कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको होने लगती है जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी। मतलब लर्निंग काफी अच्छी हो रही है हाँ, इसमें। हाँ लर्निंग के लर्निंग। बेसिस पे कॉलेज काफी अच्छा है। आपको हर मतलब इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, जो भी हम थियरी पढ़े हैं गेट में, वो हाँ, आपको मतलब दिखने मिलेगा। तो विराज, कितना चेंज आप अपने आप को पाते हो यहाँ पर बीटेक लाइफ से और एमटेक लाइफ में? हाँ बहुत चेंज है। मेरा भी सेम ही कॉलेज था, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था यहाँ पे गांधीनगर में ही। और मैंने मेरे मतलब कॉलेज में ऐसा था कि आप सिर्फ पढ़ने जाओ, लेक्चर अटेंड मत करो। कॉलेज में मतलब एनवायरनमेंट ही ऐसा था। जबकि यहाँ पे अटेंडेंस भी है, हमें लेक्चर अटेंड करने पड़ते हैं। और सेमेस्टर मतलब जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे मतलब प्रैक्टिकल्स होते हैं। एमटेक के बारे में क्यों सोचे आप लोग? क्यों ना कोडिंग वोडिंग करके आप जॉब की तरफ क्यों नहीं चले गए? तो सर, एक मुझे तो ऐसा था कि मुझे एक अच्छे इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस करना था, एक कैंपस लाइफ देखनी थी। तो मेरा वो प्रेफरेंस था, क्योंकि मेरा पूरा जो बीटेक था वो लॉकडाउन में ही गुजरा था। तो मैं कॉलेज लाइफ जैसे होती है, जो लर्निंग होता है, जो पीयर लर्निंग होती है, वो मेरी कुछ नहीं हो पाई थी। जो मुझे यहाँ आके फील हो रहा है कि वो एक अच्छा कनेक्शन बन रहा है, आप अपने फ्रेंड से काफी कुछ सीख रहे हो, एक हेल्पफुल एनवायरनमेंट जो आपको मिल जाता है अपने बैच में, वो मिल रहा है। जो मुझे कैंपस लाइफ देखना था, मुझे हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करना था। बेसिकली एक बड़े इंस्टीट्यूट में आके आप कैसे वहां का करिकुलम चलता है उसका आइडिया, मुझे वो एक्सपीरियंस करना था मुझे। तो इसलिए मैंने प्रेफर किया। और वहाँ पे टीचर का कितना सपोर्ट रहता है आप लोगों को? सर है तो, फैकल्टीज तो सारे टॉप आईआईटियंस ही हैं, कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूट से हैं। तो जो भी वो क्लासेस अच्छे से होती है, कंटेंट अच्छे से होता है, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा गैप आ जाता है कि वो जितनी उनको नॉलेज है वो उतना डिलीवर करने में थोड़ा पीछे हो जाते हैं। तो अब हमें अपने एफर्ट्स डालने ही होते हैं खुद से। नहीं, सही है। हाँ, और एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि बच्चों के मन में चलता है कि यहाँ का फीस क्या होगा यदि एमटेक करने हम जाते हैं 2 साल में, जी तो जी। कितना खर्चा हमको आएगा? तो अगर फीस के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो आई गेस प्राइवेट कॉलेज में सबसे चीपेस्ट आपको धीरूभाई अंबानी ही मिलेगा। अगर हम पूरे 2 साल की बात करें तो अराउंड आपका 6 साढ़े 6 लाख तक में आपका पूरा एमटेक हो जाएगा। और प्लस हमें स्टाइपेंड भी मिलता ही है हर मंथ। हम जब आए तो हमें अगस्त से मिलना स्टार्ट हो गया था। और 12,400? यस हाँ सर, यस। वही उतना मिलता है। तो इसके उसमें अलावा भी कुछ मिलता है क्या कॉलेज पे? नहीं? नहीं सर, जो गेट के थ्रू आते हैं उनको 12,400 मिलता है, जो धीरू भाई अंबानी का एंट्रेंस एग्जाम दे के आते हैं उनको 10,000 मिलता है। ओके, मतलब दोनों को मिलता है। हाँ यस दोनों को सर, मिलता है। दोनों को मिलता है। तो ये अच्छी बात है, नहीं तो बहुत जगह पे नहीं मिलता ना। हाँ, हाँ ये बेसिकली ये इंस्टीट्यूट, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, ये खुद ही प्रोवाइड करता है हाँ हमें स्टाइपेंड। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है ये तो। और एक हेल्प हो जाती है। जी हाँ सर, काफी। जो आपने 6 लाख बताया, इसमें हॉस्टल इंक्लूडिंग है? हाँ सर सब हाँ, बिल्कुल। इंक्लूड ओके। ओवरऑल खर्चा, ट्यूशन मतलब पूरा हॉस्टल एंड ट्यूशन मिला के पूरा मेरा जैसे आ रहा होगा, तो मेरा 6.5 तक आ रहा है। ओके ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि वहाँ पे इंटर्नशिप, चूंकि और बहुत सारे कॉलेजेस में अब जी इंटर्नशिप सर। अलाउ होता है लास्ट सेमेस्टर में, तो मेरा हाँ सेमेस्टर क्या रहता है? क्या इंटर्नशिप अलाउ रहता है? सारे जी। बच्चों को इंटर्नशिप लग जाती है, नहीं लगती है? हाँ, तो ये वाला सीन ऐसा है कि मतलब कुछ इंस्टीट्यूट्स में सेकेंड सेमेस्टर में भी वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करा देते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है। आपको सेकेंड सेमेस्टर जो है वो माइनर प्रोजेक्ट में जाएगा, फिर आपका समर जो मई वाला मंथ होगा वो आपका समर प्रोजेक्ट में जाएगा, और फिर जो थर्ड सेमेस्टर होगा वो मेजर प्रोजेक्ट में जाएगा। अब जो थर्ड सेमेस्टर में आपके लिए कंपनीज आती है रिक्रूट करने के लिए, तो यहाँ पे सीन ऐसा है, यहाँ पे जो भी कंपनीज विजिट करती है ऑन कैंपस, वो आपको 3 टाइप के ऑफर्स देती है। पहला है विंटर इंटर्नशिप, जो आपका फोर्थ सेमेस्टर में आएगा, वो आपको विंटर इंटर्नशिप देगी, सिर्फ विंटर इंटर्नशिप। दूसरे टाइप का ऑफर होता है विंटर इंटर्नशिप प्लस पीपीओ।
दैट इज जॉब, वो वाला ऑफर। और तीसरा है कि वो सिर्फ आपको जॉब दे रही है। तो ऐसे ओके। तीन टाइप में कैट, जो भी कंपनीज हमारी थर्ड सेमेस्टर अभी जुलाई में आना चालू होंगी, वो आप जैसे भी आप परफॉर्म कर रहे होगे उनके इंटरव्यू राउंड्स में, उनके थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, उस हिसाब से आपको ऑफर मिल जाएगा। तो अब लास्ट जी लास्ट सर। सेमेस्टर में लास्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट नहीं रहते आप लोग को? नहीं, सब्जेक्ट्स नहीं, नहीं रहते, सब्जेक्ट्स मैं वही बता रही हूँ। जैसे अगर आप थर्ड सेमेस्टर में मान लीजिए कि आप कंपनीज आई, और मान लीजिए अगर आपको कंपनी ने सिर्फ जॉब ऑफर दिया और आपकी विंटर इंटर्नशिप नहीं लगी है, तो फोर्थ सेमेस्टर का सीन यहाँ पे ये होता है कि या तो आप, आपकी इंटर्नशिप लग गई है तो आप कंपनी में इंटर्नशिप करने जाइए। अगर आपका इनकेस नहीं लग पाया कहीं पे भी इंटर्नशिप, चाहे आप ऑफ कैंपस लगा रहे हैं या ऑन कैंपस, तो जो होता है, तो जो आप मेजर प्रोजेक्ट कर रहे थे थर्ड सेमेस्टर में, उसको आपको फिर फोर्थ सेमेस्टर में थीसिस में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके। ये है कि या तो आप फोर्थ सेमेस्टर में इंटर्नशिप ही लगा लीजिए या फिर अपने मेजर प्रोजेक्ट को थीसिस में कन्वर्ट करिए। तो ये प्लेसमेंट एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ का? प्लेसमेंट एनवायरनमेंट बीटेक का तो बहुत ही अच्छा है। इस बार गूगल भी आई थी और फर्स्ट टाइम एप्पल भी विजिट करी थी। तो एप्पल ने तो 4 को रिक्रूट किया हाँ, था आई अच्छा। गेस, और एप्पल गूगल ने 8 को रिक्रूट किया। और हम्म। फिर कंपनीज आती हैं, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। चीज आपके ऊपर है कि आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा लगा सकते हैं। एमटेक में मतलब कितना प्लेसमेंट सबका हो जाता है कि कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो अनप्लेस रहते हैं? नहीं सर, कुछ रहते हैं जो अनप्लेस रहते हैं, वो फिर ऑफ कैंपस। हमारे सीनियर्स जो थे उनमें कुछ तो अच्छी जगह पे प्लेस्ड हुए, कंपनीज लाइक ओरेकल, बैंक ऑफ अमेरिका, ऐसे में। और जो नहीं हुए थे वो ऑफ कैंपस ट्राई मार रहे थे, तो काफी लोगों ने ऑफ कैंपस भी लगाया। मतलब जॉब लग वैसे भी अपने आईगेट से भी जो बच्चे गए सभी प्लेस हो गए थे, ओके। और सभी जगह अच्छे जगह पे निकल गए हैं। जी। एक सीनियर आपका है वहाँ पे पढ़ रहा है, आयुष करके नाम है, आयुष। जी सर। यस। हाँ, तो लेकिन अब उनका मुझे आइडिया नहीं है कि अभी प्लेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ। कुछ पता चलेगा मुझे। और बिराज में सुना हो कि जैसे गुजरात के जो बच्चे हैं ना, वो धीरू भाई अंबानी कॉलेज को बहुत ही ज्यादा हाई रखते हैं, मतलब उनकी लाइफ में रहता है यार कहीं नहीं हुआ तो यहाँ तो पक्का ही जाना है। हाँ। ऐसा मैं सुना हूँ, ऐसा क्यों है? मतलब वहाँ पे गुजराती लोग बहुत ज्यादा है, मतलब हर गुजराती मतलब लास्ट में कहीं नहीं होता भाई इधर ही जाएंगे। यस और सर। कहाँ भी मैं सुना हूँ यार कि लोग ट्रिपल आईटी वगैरह बंगला वगैरह भी छोड़ देते हैं, बोलते नहीं हम धीरू भाई अंबानी में जाएंगे। ऐसा क्यों है? सर मेरा भी वही है, जो भी मतलब मैं भी DASSET प्रीफर कर रहा था। मैंने भी कोई और कॉलेज में अप्लाई नहीं किया था गेट के बाद, और मैं सीधा यही कॉलेज में ही आया हूँ। नहीं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? लॉजिक की बात तो मतलब मुझे ऐसा था कि बाहर नहीं जाना, गुजरात में ही पढ़ना है। और इंडिया कॉलेज। में तो यार, हाँ। गुजरात भी इंडिया में ही है। क्या? गुजरात भी तो इंडिया में ही है ना, इंडिया में हाँ, थोड़ी। इंडिया में ही है। यहाँ के लिए हाँ यही मतलब सबसे बड़ा यहाँ। कॉलेज है। यहाँ के लोगों का ऐसा माइंडसेट है कि आईआईटी गांधीनगर इज डिफरेंट, बट डीआईआईसीटी इज एवरीथिंग फॉर अस। मतलब मैंने ऐसा मतलब सुन रखा है कि सारे बच्चों को जिनको देखो वही गुजरात के हैं, तो धीरू भाई अंबानी में जाएंगे पढ़ने के लिए, मतलब नेक्स्ट टारगेट उनका वही रहता है। ऐसा नहीं है, आईटी में भी जाते हैं ऐसे, हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे आपके गुजरात से पढ़े ऑनलाइन के अंदर में। साहिल था, इरफान था, हाँ, मैंने बताया था तुमको, साहिल, ऑनलाइन में काफी लोग पढ़े मेरे से वहाँ पर। जिगर पटेल एंड ऑल, हाँ। जिगर एवरीवन इज फ्रॉम पटेल, आईआईटी ओनली। जिगर पटेल, और ये भी उसका भाई था विनीत। विनीत पटेल। आईटी आईटी गया था, आईटी बॉम्बे के अंदर में। हाँ। गुजरात के लोग भी काफी अच्छा मेहनती भी है और काफी अच्छा पढ़ते भी है, अच्छा परफॉर्म भी करते हैं हाँ लोग। सर, वो एक चीज है कि यहाँ पे लोग मेहनत बहुत करते हैं। जो मेरे सारे बैचमेट्स हैं वो सारों को देख के लगता है कि ये बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ हम्म। इंस्टीट्यूट में आने के बाद फिर दिखता है सबकी मेहनत की है, हार्ड वर्किंग एकदम। तो एक क्वेश्चन और है लास्ट में मेरा, ऐसा कोई चीज जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ या मेरे मन में नहीं आ रहा है, ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग बताना चाहते हो तो बता सकते हो। सर वही एक चीज जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि अगर आप आ रहे हैं तो फिर ये माइंडसेट बना कर आइए कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के साथ साथ आपको 1 साल इस चीज में देना ही पड़ेगा। वो एक विद इन द ब्रैकेट्स है कि है वो चीज, तो उसको एक माइंडसेट वो बना के आइए। और ऐसा है कि यहाँ पे, जैसा भी CSVTU को मैं कंसिडर करूँ, तो वहां पे हमारा सब कुछ पहले से फिक्स्ड होता था कि ये यूनिट है, इतने टॉपिक्स हैं, व्हाट इज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं डेफिनेशन बेस्ड। तो यहाँ के वो सीन नहीं है। यहाँ पे कुछ स्टैटिक नहीं है, सब डायनेमिक है। कुछ फैकल्टीज ऐसे होंगे जो आपको एंड सेम भी नहीं लेंगे, आपको प्रोजेक्ट के बेसिस पे ही इवेल्युएट कर देंगे। मार्किंग सिस्टम क्या होगी वो एंटायरली फैकल्टी पे डिपेंड करता है। कुछ भी आपको पहले से नहीं पता होगा कि यही बस सिलेबस है, इतना ही है, हम इतना ही पढ़ के चले जाएंगे और हमारे मार्क्स आ जाएंगे।
मैं डरा नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट लेटिंग यू गेट फेमिलियर विथ बड़े things that is working तो inside देखो ये institute. सब चीजें And आएगी। this is something which doesn't only apply for DIICT, but I guess any other institutes ये चीजें अप्लाई होती ही है। कुछ भी डायनेमिक मतलब स्टैटिक नहीं है, एवरीथिंग इज डायनेमिक, यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट वट एवर इज बिन थ्रोन टू यू। वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो सभी कॉलेज में रहता है, बड़े कॉलेज में यस आईटी सर, वहाँ पे ऐसा ही है। वहाँ पर भी ऐसे ही रहता है, तो आपको खुद हाँ एफर्ट लगाना पड़ेगा। हाँ और देखो कोचिंग में अलग बात रहता है, एक साल लोग सब पका के दे देते हैं ना, हाँ, यहाँ पे नहीं, वो स्पून फीडिंग जैसा नहीं मिलता। नहीं रहता, वहाँ पे आपको खुद करना पड़ता है। करना पड़ता है। तो आपके जूनियर भी कुछ लाइव में है बच्चों, आप लोग क्या पूछना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आपके अपने क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। सभी लोग रेडी है क्वेश्चन के लिए। देखो, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एमटेक थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू बीटेक, जो हर इंस्टीट्यूट में आई गेस होता ही होगा, कहीं ना कहीं एमटेक सेक्रीफाइस होता ही है। और एक चीज ये है कि बिट्स में जैसे स्पेसिफिकली कंपनीज एमटेक के लिए आती हैं दैट रिक्रूट्स ओनली एमटेक्स, तो यहाँ पे वो सीन नहीं है। मतलब ये एमटेक के लिए ओपन होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी पर्टिकुलरली एमटेक के लिए कोई कंपनी आ रही होगी, ऐसा नहीं है। और वही है, जो अगर आपके स्किल्स हैं तो यू डेफिनेटली विल एस थ्रू योर प्लेसमेंट्स। और फिर मतलब प्लेसमेंट लगाना इज ऑल इन योर हैंड। और नॉन गेट स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम का नाम तो हाँ, तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं है। पर्टिकुलर नाम नहीं है हाँ, एग्जाम का। सर ही ग्रुप में आपको सेंड कर देंगे, अगर वो कहीं आप भी बताए थे सर ग्रुप में अब DICT आएगा में। आता है, जब एग्जाम का आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म। हाँ, सर से ही आपको पता चल वेबसाइट पे आ जाएगा। जाता है जो हाँ भी एडमिशन प्रोसेस। मैं ग्रुप में डाल दूंगा उसका, जी, कोई वो सर ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और कोई क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का। मतलब पढ़ते रहिए आप लोग ना पढ़ाई स्टॉप मत करो। और जैसा भी रहेगा आप अलग से जो भी एग्जाम सारे एग्जाम दीजिए, हाँ, और जहाँ भी सक्सेस होइए वहाँ पे एडमिशन लेना है नहीं लेना बाद में डिसाइड करें। एवरेज प्लेसमेंट कितना है? एवरेज प्लेसमेंट मतलब 8 से 9 LPA होता, मतलब CTC होता है यहाँ पर। हाईएस्ट मतलब मतलब ओरेकल में गया ओरेकल में था हुआ था 36 36 LPA। ओके, तो ठीक है, नॉर्मल प्लेसमेंट है। एग्जैक्टली। और डिपेंड भी करता है, प्लेसमेंट टोटली स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है। हाँ, वो वो स्टूडेंट पे स्टूडेंट डिपेंड पर है। ही, आपके प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, आपका खुद की आपकी प्रिपरेशन कितनी है, वो पूरा उसी पे हाँ, डिपेंड करेगा। अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ वही जैसे चीज। गूगल भी आई थी, तो उसने पहले जो शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस, फर्स्ट जो उनका शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस था, वो था रिज्यूमे बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग। तो अब जो भी आप अपने रिज्यूमे में डाल रहे हैं, आप वो रिज्यूमे से ही शॉर्टलिस्ट कर रही है आपको। तो वही है कि आप अपना रिज्यूमे कितना अच्छा बना रहे हैं, और फिर अलग अलग कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है रिक्रूट करने का। सही है सही। तो और कोई क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का। तो मुझे लग रहा है ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बच्चों का एक आइडिया उनको मिल गया है कि कॉलेज के जी बारे में। सर। बाकी ये डिसाइड करेंगे, और भी इनको कुछ गाइडेंस लेना होगा तो आप लोगों से कांटेक्ट कर लेंगे ये लोग। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, एक बेसिक आइडिया इनको मिल गया है कॉलेज का। आइए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे, और बीच बीच में आपको हो सकता है डिस्टर्ब करें व्हाट्सएप वगैरह पे, तो हाँ, कोई बात नहीं। आप इनको गाइड कर दीजिएगा, ठीक है। श्योर सर। चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए सभी लोग और मेहनत करते रहिए। बाय बाय।